PHDE 143 चैप्टर नंबर 9 रहेगा। यूनिट नंबर 9 क्या है? पूस की रात कहानी की कथा वस्तु और विश्लेषण। ठीक है, इसकी अगर कथा वस्तु तो कथा मैंने पूरी पहले ही बता दी है। ठीक है, इसका विश्लेषण आपको ऐसे बता रखा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर जो 9 है, इससे पहले आप चैप्टर नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आए। तो पहले चैप्टर नंबर 8 की वीडियो देख लो, फिर चैप्टर नंबर 9 की देखिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। तो अगर मेरी तरफ से देखोगे, चरित्र चित्रण बहुत पूछा जाता भाई। ठीक है, चरित्र चित्रण बताओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चरित्र चित्रण आता भी है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा जिस पर हम विशेष बात करेंगे, संरचना शिल्प, यानी इसकी भाषा शैली जरूर लिखने को आएगी। ठीक है, जैसे आ गया पूस की रात कहानी का संरचना शिल्प, यानी भाषा शैली बताओ। ठीक है, भाषा शैली बहुत पूछा जाता है भाई, भाषा शैली बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका प्रतिपाद और भाषा शैली यानी संरचना 9.5 9.6 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका चरित्र चित्रण। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट 9.3 रहेगी। ठीक है, तो चलो यही जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कहानी के बारे में तो आपको चैप्टर नंबर 8 में ही मैंने बता रखा है, तो चैप्टर नंबर 8 देख लोगे तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं चरित्र चित्रण की बात करूँ तो इसमें जो चरित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें टोटल 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, कितने हैं? कुल 4 पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन है? हल्कू किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी है, सहना जो कर्ज वसूलने साहूकार आता है, और पालतू कुत्ता जो है जबरा है। यानी इसमें टोटल कितने? टोटल 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, चारों के बारे में मैंने नाम बताया। ठीक है, और चारों के बारे में चारों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जबरा की। ठीक है, देखो जबरा कौन है? जबरा एक कुत्ता है जो हल्कू के खेत पर हल्कू के साथ रहता है। उसकी स्वभक्ति खेत नष्ट होते देख करके वो अपने स्वामी को सावधान करने की कोशिश करता है। भाई जब नील गाय खेत में घुस आती है तो जबरा क्या करता है? भौंकने लग जाता है ना, जानवर है, और भागने की कोशिश करता है और अंत में असफल हो जाने पर पस्त होकर के लेट जाता है। उसका काफ़ी जीवंत चित्रण यहाँ पर किया गया है, लेकिन कहानी में विस्तार से हल्कू के चरित्र पर ज़्यादातर जो कैरेक्टर चरित्र दिखाया गया है वो हल्कू के बारे में ज़्यादा बातें की गई हैं, लेकिन जबरा का बारे में भी यहाँ पर चित्र दिया गया है। जबरा के बारे में कई सारी बातें यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं। जो है जबरा क्या? हल्कू का पालतू कुत्ता है, और हल्कू उसको क्या है? एक प्रकार का उसका मित्र है, फ्रेंड है, और हल्कू के साथ उसके क्या है? हमें यहाँ पर मित्रता भी दिखाई देती, जबरा है। दूसरा जो कैरेक्टर है हल्कू, मेन कैरेक्टर वही है। हल्कू जो पूस की रात कहानी है उसका मुख्य पात्र है। ठीक है, वह गरीब किसान है, उसके पास कुछ खेती लायक ज़मीन है। कितनी ज़मीन है इसका डिटेल में तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, और अपनी खेती करके वह क्या करता है? अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और खेती करने के लिए उसने क्या ले रखा है? ब्याज ले रखा है, यानी लोन ले रखा है, हम ऋण ले रखा है। ठीक है, और ऋण लेकर के खेती करता है, और ऋण का ब्याज देने के लिए वो क्या करता है? मजदूरी करके अपने ब्याज को चुकाता है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो हल्कू है वह बहुत दीनहीन है, यानी गरीब है, और उसका लगातार शोषण उसका हो रहा है, यानी इस प्रकार से। और हल्कू क्या हो गया? वह खेती के प्रति उदासीन हो गया है। उदासीन का मतलब होता अब उसका खेती करने में कोई मन नहीं लगता, उसका खेती करने में कोई भी भैया इंटरेस्ट नहीं हल्कू का, क्योंकि वह बेचारा एक प्रकार से खेती करते करते थक गया है और खेती से उसको लाभ नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो खेती के प्रति उदासीन हमें दिखाई देता हल्कू का कैरेक्टर। हल्कू एक समझदार किसान है, आप कह सकते भैया जो हल्कू है एक समझदार किसान है। वह समाज के अंतर्विरोधों को खूबी समझता है। वह जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हर सुख सुविधा है और साधन है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जो है स्वयं मेहनत नहीं करते हैं और करते हैं जो किसानों की लाभ उठाते हैं। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पढ़े जिनके पास सड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागें। तो हल्कू कहता कि हमें समझदार किसान भी नज़र आता है। इसीलिए लास्ट में देखा होगा कि जब नीलगाय खेत में घुस आती तो हल्कू उसको हटाने नहीं जाता है, नीलगाय को भगाने नहीं जाता। उसको लगता है कि अब भाई खेत कर से कुछ मिल नहीं रहा, नीलगाय चर रही, चर जाने दो, मैं तो मजदूरी करके काम चला लूँगी। इसलिए हमें वह समझदार किसान भी दिखाई देता हल्कू के रूप में। अगर आप देखोगे तो हल्कू समझदार किसान भी है। हल्कू का अगर देखो हमें यहाँ पर उसका पशु प्रेम भी दिखाई देता है। ठीक है, दिखते हो ना पशु प्रेम, हम उसको बिल्कुल डिटेल में हम उसको देखते हैं।
फिर इसमें एक कैरेक्टर जो है मुन्नी है, मुन्नी के बारे में भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। जो उसकी पत्नी है मुन्नी के बारे में अगर आप देखोगे तो मुन्नी के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर मैं सहना के बारे में थोड़ा सा बता दें तो सहना के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। सहना सिर्फ उससे ब्याज के लिए पैसे मांगना था, ठीक है। मुन्नी का जो कैरेक्टर है उसमें तो मुन्नी एक वाक्य बोलती है जो उससे फेमस उसको कर रहा है इसमें, मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें। इस प्रकार के वाक्यों से बखूबी से मुन्नी का कैरेक्टर हमें इसमें दिखाई देता है, जो क्या है, हल्कू की पत्नी है। कौन है? हल्कू की पत्नी मुन्नी, ठीक है। वो एक प्रकार से हल्कू को समझाती है कि खेती मत करो, खेती करते हो और खेती करने से तुमको कोई लाभ नहीं हो रहा, ठीक है। खेती करने से तुमको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो खेती इस घाटे का सौदा हो रही है, इसलिए खेती मत करो, ठीक है, समझाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर थे उतने बारे में 4 पात्र हैं, ठीक है। उन्हीं 4 पात्रों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो हल्कू हो गया, हल्कू के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एक तो जबरा हो गया जो उसका कुत्ता है, कुत्ता जबरा, ठीक है, जबरा है। फिर हल्कू हो गया, उसकी पत्नी मुन्नी है, ठीक है, मुन्नी। फिर उसका जो ब्याज लेने आता सहना, ठीक है, जो साहूकार है सहना। ये 4 कैरेक्टर हैं। इन्हीं चारों कैरेक्टरों को पॉइंट डाल करके और इन्हीं चारों के बारे में आपको इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, ये आपको बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। परिवेश पूछा जाता है। परिवेश का मतलब होता है कि ये कहानी किस टाइम की लिखी गई है, यानी कहानी का परिवेश भी पूछा जाता है कि भाई जैसे क्हानी अगर देखोगे तो अगर 1930 के आसपास लिखी गई थी, उस समय किसानों की दुर्दशा इसी प्रकार की बनी थी, ठीक है, कहानी की दुर्दशा। क्योंकि प्रेमचंद 1930, आप समझ सकते हो कि 1930 में कहानी किसानों की जो दुर्दशा थी आज भी वैसे ही बनी हुई। किसान की दुर्दशा में बहुत परिवर्तन नहीं है, आज भी किसान वैसे ही खेती करता है, बैंक से लोन लेकर के, ब्याज लेकर के पैसे कर रहा है, खेती कर रहा है ना। तो ये कहानी परिवेश का मतलब है कि जो स्टोरी लिखी गई है, स्टोरी कब की है, किस टाइम की है, उसे कितना रिलेट करती है आज के समय में, उसको बताना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो संरचना शिल्प पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसका संरचना शिल्प बताओ, ठीक है। तो संरचना शिल्प में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भाषा और शैली, उसके बाद इसका संवाद। हम तो सबसे पहले हम इसकी शैली की बात करेंगे। इसमें शैली किस प्रकार की है देखिएगा। पूस की रात प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ कहानी मानी जाती है, यानी बहुत विशिष्ट कहानी, बहुत पुरानी कहानियों में से पूस की रात मानी जाती है। यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा, यानी पूस की रात जो कहानी है भैया, वह भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक गांव के जीवन पर आधारित कहानी है, लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह से आदर्शवाद दिखाई देता था, इस कहानी में, यानी इस कहानी में कोई आदर्शवाद नहीं है। इसका प्रभाव कहानी के शैली में ही हम देखते हैं। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में कथ्य और इसको यथार्थ परक दृष्टि में लिखा है। अगर हम बात करें इसमें किस प्रकार की शैली है, यथार्थ परक शैली या यथार्थवादी शैली। कौन सी शैली है भैया? यथार्थवादी, यानी इसमें रियलिटी, यथार्थ किस चीज़ का रियलिटी, सच्चाई है, वो किसानों की जो दुर्दशा है, किसान की जो हालत है, उस सच्चाई को व्यक्त करते हुए दिखाई देती है कहानी, इसलिए उसकी शैली क्या है? यथार्थवादी। इस कहानी की शैली कैसी भैया? यथार्थवादी। ध्यान रखना ये शब्द यथार्थवादी शैली है इसका, ठीक है। आगे देखिएगा, यथार्थवादी शैली की विशेषता यह होती है कि रचनाकार जीवन की यथार्थ, यानी यथार्थ का मतलब रियल जो है, सच्चाई के साथ उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में होती है। यानी किसानों की दुर्दशा को प्रेमचंद्र जी ने उसी प्रकार से दिखाया था जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा उस टाइम बनी हुई थी, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी दृष्टि केवल तथ्यों पर ही सीमित नहीं होती है। बोलिए, तो क्या यथार्थवादी, बस कहते हैं यथार्थवादी शैली, क्योंकि किसानों की जो दुर्दशा है उस टाइम भैया वैसे ही बनी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही और सच्चाई के साथ लिख रहे हैं। इसके विपरीत वह जीवन के वास्तविकताओं को भी यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि उसके बदले जाने की आवश्यकता है। यानी प्रेमचंद्र जैसे किसानों की दुर्दशा को उन्होंने देखा है, उसी प्रकार से उन्होंने किसानों की दुर्दशा को यहाँ पर लिखा है। दूसरे यथार्थवादी रचनाकार के उद्घाटन द्वारा पाठकों को समस्या का हल नहीं देते हैं बल्कि प्रेरित करते हैं। देखो, अगर इस कहानी के मैं बात बताऊं तो प्रेमचंद बताते हैं जो किसान है, फार्मर है, वो पीड़ित है, गरीब है, ठीक है, जो महाजन साहूकार है उसके लोन के तले दबा पड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका समाधान क्या है, ठीक है,
कैसे ठीक होगा, लेकिन उसका नहीं बताते हैं, वो तो अपने पाठक पर छोड़ देते हैं, समाज पर। देखो कोई भी राइटर होता है, देखो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी कवि है, कोई भी राइटर है, वह सिर्फ समस्या को दिखाता है, समस्या का समाधान नहीं बताता, इस विशेष बात होती है। ठीक है, किसी भी लिटरेचर साहित्य लिखने वाले कोई भी कवि हो, लेखक हो, कथाकार हो, कहानीकार हो, वो सिर्फ समस्या की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करवाएगा आम लोगों का, लेकिन कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं बताते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान जो लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उन लोगों के ऊपर ही उसको छोड़ देता है। उसी प्रकार से कह सकती हूँ कि प्रेमचंद यहाँ पर किसानों की दुर्दशा को तो बताते हैं कि भाई किसान लोन लेकर के, यानी ब्याज लेकर के, लोन लेकर के क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, जिसको लोन का मतलब ऋण लेकर के, ठीक है, ऋण लेकर के खेती कर रहा है, लेकिन गरीब है, लेकिन अब उसका समाधान क्या है, उसका कैसे ठीक है। प्रेमचंद ये भी नहीं कहते कि हल्कू को खेती छोड़ देनी चाहिए, नहीं कहते ना, बताते नहीं है ना, लेकिन वही कह सकती हूँ कि वो सिर्फ समस्या को दिखाते हैं, समस्या को इंगित करते हुए दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका समाधान नहीं बताते हैं। ठीक है, उसके लिए उचित मार्क होते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि जो है यथार्थ को बताती है, वह ना तो हल्कू को नायक बनाते हैं, ना तो खलनायक, यानी हल्कू के बारे में बहुत ये भी नहीं बताया कि हल्कू बहुत आइडियल पर्सन है, बहुत पशु प्रेमी है, उसको भी बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं लिखते हैं। ठीक है, और ना तो उसको खलनायक बताया कि वो बहुत भाई अच्छा खराब इंसान नहीं है, फिर भी खेती किए जा रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा, फिर भी बेचारा उसमें लगा पड़ा है। वह इस समस्या को हल भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। कहानी की रचना में वो इस तरह की कहानी, जो कहानी में वस्तुता की समस्या, यानी वो पूरी तरीके से समस्या को बताते हैं और तार्किक ढंग से उस समस्या को दिखाया है। पूस की रात कहानी अगर हम विश्लेषण करें तो इस कहानी को आसानी से समझ सकते हैं। कहानी का आरंभ एक छोटी सी घटना से हो रहा है। हल्कू के यहाँ महाजन कर्ज लेने आता है। हल्कू 3 रुपये उसको देता है, जो उसे कंबल खरीदने के लिए जोड़े हैं। इसके बाद कहानी का प्रसंग कट जाता है। दूसरे भाग में कहानी एक नए शुरू होती है। पूस का महीना हो, जब ठंडी रात में वो खेत की रखवाली करने जाता है। तो इसमें टोटल 3 पार्ट में इस कहानी को बताया गया है। ठीक है, और एक कहानी इसी प्रकार से चलती है। ठीक है, तो इसमें इस बात को ध्यान रखना कि यथार्थवादी कहानी है। यथार्थ का मतलब हो कि जब कभी जो लेखक या जो कथाकार है, जो कहानीकार है, वह समाज की सच्चाई को जैसी है उसी प्रकार से दिखाने की कोशिश करता है, तो इसलिए यथार्थवादी शैली, इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इसकी भाषा कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा, लैंग्वेज कैसी है। देखो कहानी की जो, अगर हम इस कहानी की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो कहानी की जो भाषा है बोलचाल की भाषा है। ठीक है, बोलचाल की भाषा ही है, लेकिन इसमें अगर देखो तो संस्कृत के शब्द, अरबी और फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से भाषा प्रयोग की गई है? संस्कृत, अरबी, फारसी। ठीक है, जो बोलचाल की हिंदी भाषा के अंग हैं। प्रायः तत्सम शब्दों, यानी इसमें किस शब्दों का प्रयोग किया? तत्सम, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, वे कहानी के परिवेश के अनुसार शब्द चयन करते हैं। यानी इसमें एक चीज और लिख सकते हो कि इसमें देशज शब्दों, यानी देसी शब्द, देसी लैंग्वेज भी कह सकते हो, या लोकल भाषा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो जहाँ प्रेमचंद जहाँ से आते हैं, प्रेमचंद जो है वो बनारस से आते हैं। ठीक है, ठीक है, वाराणसी जिसे हम बोलते हैं, वाराणसी, तो उस प्रकार की भाषा का प्रयोग। नहीं, ग्रामीण अंचल की कहानी है, तो इसका जो परिवेश है गांव का है, तो इसलिए इसकी जो भाषा है वह ग्रामीण अंचल की लैंग्वेज को दिखाते हैं। और कहानी में वह देशज शब्दों का, ठीक है, दूसरा मुहावरे, अरे मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटो, इस प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेमचंद की कहानी चलती है। यानी प्रेमचंद अपनी इस कहानी में भैया मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वाक्य रचना तो सहज है, यानी वाक्य की रचना छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, सहज है। और जटिल शब्दों का वाक्य उन्होंने बहुत कम प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने बोला कि प्रेमचंद इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से तद्भव शब्द हैं? जैसे उन्होंने बोला कि जैसे कंबल है, पूस है, उपज है, ऊख है, रूख है, जन्म है, ये देशा शब्द कौन से? जैसे हार, डील, धौंस, खटोले, पुआल, उपज, अलाव, ये सारे देशज शब्द हैं। ठीक है, ये देशज शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है।
उसके प्रकार से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के कहानी, अगर हल्कू में कुछ और भी बातें जैसे उन्होंने कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया है, अगर देखोगे कठोर सत्य को भी जैसे बताता है या करवट लेता है, जैसे मजा हम करें मजूरी हम करें मजा और लूटें, इस प्रकार के मुहावरे लोकोक्तियों का भी ये क्या करते हैं, इस प्रकार की उनकी भाषा हमें दिखाई देती है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज का यहाँ पर पूरा विस्तार। उसके बाद अगर हम इसमें एक पॉइंट और आता है कि भाई इसका संवाद कैसा है, यानी संवाद में से, संवाद का मतलब समझते, कम्युनिकेशन में एक पूरी कहानी है। ठीक है, जो स्टोरी है वो कम्युनिकेशन में चलती है। ठीक है, बातचीत में ही चल रही है ना भाई। जब सहना आया है, पैसा मांग रहा है, 3 रुपए ले गया है, मुन्नी से बोला कि पैसा दे दो, फिर आगे चलोगे तो भी कहानी, यानी पूरी जो कहानी है कैसे चलती है, संवाद परक कहानी है। ठीक है, एक बातचीत में 2-3 लोगों की बातचीत है, फिर बातचीत इस हिसाब से चलती है। ठीक है, इस स्टोरी को देखिएगा। प्रेमचंद की कहानी में संवाद की भाषा और कथ्य की तरह यथार्थ परक होती हैं। संवादों की भाषा का निर्धारण पात्रों की परिवेश, यानी इसमें कहानी में जो संवाद है, जो पात्र यानी जो इसमें कैरेक्टर हैं, उनके परिवेश कैसा, उनकी मनोस्थिति से होता है। इस कहानी में अधिकांश संवाद हल्कू के हैं, यानी इस कहानी में अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो बातचीत है वह हल्कू के जरिए है। कुछ उसकी पत्नी मुन्नी भी कुछ कहती है। हल्कू के संवाद में स्वकथन वाले संवाद ऐसे हैं जो जबरा यानी कुत्ते को संबोधित करते अधिक हैं। बहुत बार क्या जो हल्कू है वह अपने कुत्ते को संबोधित करते हुए भी हमें इसमें दिखाई देता है। हल्कू और मुन्नी गरीब किसान है, अगर देखोगे तो हल्कू और जो मुन्नी है भैया गरीब हैं, इसलिए उनकी भाषा भी उसी परिवेश के अनुकूल हमें, यानी गाँव की लैंग्वेज का, यानी एक गाँव की कहानी है तो गाँव की भाषा उसी प्रकार से उनके क्या हैं, बातचीत भी उसी प्रकार से दिखाई गई है ना। जैसे हल्कू और मुन्नी बातचीत के जैसे अगर कुछ अंशों को देखोगे, हल्कू ने आकर मुन्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे से आकर बोली, 3 ही रुपए दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? माघ और पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल आएगी तो दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अगर देखोगे एक संवाद है, ये पूरी क्या है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये संवाद किया गया और इसमें जो संवाद अगर आप देखोगे तो एक गांव का में जैसे संवाद होता है उसी प्रकार का इसमें संवाद है। एक कहानी के आरंभिक संवाद है। आप यहाँ पर पाएंगे कि 2 व्यक्तियों की भाषा बहुत ही सरल है और इसमें कथन जो है जटिल नहीं है। कपास, पूस, हार जैसे शब्द उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से शब्द लिए गए हैं। गला तो छूटे जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अधिक स्वाभाविक लगता है। साथ ही कहने वाले की मानसिक स्थिति भी संकेत करती है कि वाक्य बहुत छोटे हैं और छोटे छोटे उपवाक्यों का भी यहाँ पर प्रेमचंद ने प्रयोग किया है। और संवादों में उदारता है, सरलता है, समझदारी, और हमें प्रेमचंद की इस कहानी में चतुराई और भावनाओं के साथ साथ अनुकूल भाषा का भी हम, यानी अनुकूल बहुत भावानुकूल भाषा, अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह भाषा शैली और संवाद की दृष्टि से अगर देखें तो प्रेमचंद की जो कहानी है काफ़ी उत्कृष्ट कहानियों में से एक मानी जाती है, जो है पूस की रात। तो आपको जो इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा संदर्भ सहित व्याख्या, तो एक चीज़ मैंने बताई। दूसरा इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भाषा शैली पूछ, कई बार एग्जाम में लिखेंगे भाषा शैली बताओ। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूस की रात कहानी की भाषा शैली। कई बार लिखेंगे इसका संरचना शिल्प लिख के आएगा। तो भैया संरचना शिल्प और भाषा शैली का मतलब एक ही होता है, चाहे भाषा शैली बोलें चाहे संरचना शिल्प बोलें, तो आपको यही चीज़ें लिखनी पड़ेगी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, भाषा शैली हो चाहे, ठीक है, भाषा शैली चाहे संरचना शिल्प, दोनों का मतलब एक ही होगा, वहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्जाम में संरचना और भाषा इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो भाई प्रतिपाद बहुत पूछा था। प्रतिपाद मतलब उद्देश्य, भाई प्रेमचंद ने कहानी क्यों लिखी है, क्या उद्देश्य था प्रेमचंद का कहानी का लिखने का, क्या रीजन था, कारण क्या था, क्यों लिखी है, उसी को बोलते हैं प्रतिपाद्य। ठीक है, हर चैप्टर में से आपसे प्रतिपाद पूछा जा सकता है। ठीक है, और हर एक चैप्टर से आपसे भाषा शैली यानी संरचना शिल्प आ सकता है। तो यानी अब हम प्रतिपाद को देखेंगे जो आपके लिए इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिएगा, रचना लेखक के किसी भी उद्देश्य से प्रेरित होकर के गुजरता है। करेंगे भैया कोई भी रचना, अगर कोई भी लेखक कोई भी अगर रचना लिखता है तो क्या करता है भाई, कोई न कोई उद्देश्य रहता है। जैसे मान लो कि अगर प्रेमचंद ने किसान वाली हल्कू वाली कहानी लिखी है पूस की रात, तो उनका कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा ना,
क्यों लिख रहे थे, कोई उद्देश्य था। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के, ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन को याद रखना, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के रचनाकार अपनी रचना करता है उसे हम प्रतिपाद्य कहते हैं। अगर कोई पूछे प्रतिपाद्य क्या है तो कहोगे जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के रचनाकार अपनी रचना करता है उसी को हम प्रतिपाद्य कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, पूस की रात कहानी को अपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, यानी पूस की रात कह रहे हैं कहानी जो आपने पढ़ा है, अब तक आपने कहानी का जो विश्लेषण पढ़ा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रेमचंद की कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अब हम उन्हीं बातों को पुनः से बात करेंगे। यह कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई। चौथा दशक यानी कि चौथा दशक का मतलब होता है कि 19वीं शताब्दी का जो चौथा दशक है, ठीक है, उस समय भारत क्या था, पराधीन। पराधीन का मतलब हमारा देश गुलाम था, किसका भैया, अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, और पराधीन का हम किसी दूसरे के अधीन थे, हम क्या थे, गुलाम था। यानी जब कहानी लिखी है, यहाँ तक कि जनता स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। ये कहानी कब लिखी गई, जब हमारा भैया देश गुलाम था और हम सभी लोग क्या, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यानी आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, इस संघर्ष में किसान और मजदूर जनता भी शामिल थी। यानी ठीक है, किसान केवल देश की स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहा था, वरना अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष, यानी किसान सिर्फ देश के लिए ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि किसान अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उस समय की यह कहानी है जब इन्होंने प्रेमचंद ने इसको लिखा है। उस जमाने में जमींदारी प्रथा थी, जिस जमाने की कहानी है उस जमाने में क्या थे, जमींदारी प्रथा थी। किसान को अपनी उपज का बड़ा भाग लगान और माल गुजारी का वही मतलब वही होता है लगान लेना। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था उस समय भी किसान की जो बड़ी उपज का भाग होता था वह जैसे हम भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू जिसे हम बोलते हैं, यानी माल गुजारी में देना पड़ता था। इस कारण उन्हें अपनी जीवन यापन करने के लिए महाजन, इसलिए किसान जो होता था उसको जीवन यापन करने के लिए महाजन या जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था। कि भाई किसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं था, और किसान को खेती करने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ऋण लेना पड़ता था, यानी लोन लेना पड़ता था। ठीक है, ब्याज लेना पड़ता था, ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। चूंकि अधिकांश किसान जनता अशिक्षित थी, यानी ज़्यादातर जो किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जमींदार और महाजन कर्ज का मनमाना ब्याज वसूलते थे। हिसाब में भी गड़बड़ कर देते थे जो साहूकार होते थे। अब मान लो किसान बेचारा अनपढ़ है, अरे उसको ऐसा गणित में फंसाता था, ऐसे ब्याज में फंसाता था तो जिंदगी भर नहीं चुका पाते थे। अगर किसी के बेटे ने अगर किसी ने ब्याज लिया होगा तो उसके पोते तक ब्याज भरते होंगे, ऐसा भी हो सकता भैया। ठीक है, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, किसान तो अनपढ़ है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6 उसको पढ़ा देते थे, तो ऐसा भी हो सकता था। यानी वो क्या करते थे, ब्याज मनमाना वसूलते थे और हिसाब जोड़ घटाव में भी वो गड़बड़ी करते होंगे। 100% है। ठीक है, तभी तो जिंदगी भर नहीं पाता था। ठीक है, देखिएगा, जब एक बार कोई किसान कर्ज के चक्कर में फंस जाता था तो वह आसानी से नहीं छूट पाता था। भैया एक बार अगर आपने ले लिया है तो छूट नहीं पाता था, ये एक प्रकार का नशा जैसा था, समझ कर लेता था, छूटता ही नहीं था। ठीक है, तो कह सकते हो कि एक बार अगर किसी ने ब्याज पर पैसे ले लिए यानी लोन ले लिया साहूकार से, महाजन से, तो उसको पोते और उसके बेटे तक उसको भरते थे, यानी इस प्रकार से जल्दी छूटना नहीं था। हल्कू की भी यही स्थिति है। प्रेमचंद ने कहानी में किसानों की इसी अवस्था का चित्रण नहीं किया है, बल्कि यह यथार्थ तो कहानी की पृष्ठभूमि भी मौजूद है। यानी कह सकते हो कि प्रेमचंद इसी सच्चाई और यथार्थ को लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन असली सवाल तो इसके बाद पैदा होता है, शोषण के चक्र में फंसा हुआ किसान क्या करे। भाई अगर किसान फंस गया तो क्या करे। कहानी का मूल विषय भी यही है। हल्कू भी शोषण के उसी चक्र में फंस गया, यानी हल्कू का भी भैया क्या हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। उसने भी महाजन सहना से पैसा ले लिया खेती करने के लिए, अब वो भी ब्याज पे ब्याज चुकाए जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए मुन्नी कहती है कि ब्याज तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, फंस गया है। ठीक है, कहानी का मूल विषय यही है। देखोगे, यहाँ तक कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हल्कू मजदूरी भी करनी, नहीं हल्कू अपने परिवार को चलाने के लिए भैया मजदूरी भी करा, लेकिन मजदूरी से मिले पैसे में से अगर घर की ज़रूरतें के लिए कुछ पैसे बचते हैं, जैसे 3 रुपये बचे थे कुछ पैसे, तो वह महाजन ले लेता है। ऐसे में किसान क्या करे, आखिर वह किसानी से क्यों चिपका रहे।
व्यक्ति उज्जवल भविष्य की आशा में ही कष्ट को सहता है। सच्चाई है। अगर भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मेहनत करता है, सोचता भैया आने वाले समय हमारा बहुत अच्छा, जैसे तुम लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होगे, एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे मन में भी आशा होगी आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा आपके मन में होती है। लेकिन ये किसान के बात में बात है, वो मेहनत कर रहा है लेकिन वो फिर भी उसका लोन कम नहीं हो रहा। ठीक है, उसी भरोसे में रहता है कि आज नहीं तो कल वह इन दुखों से मुक्त होगा। हल्कू के जीवन में वह आशा नहीं रही है, यानी हल्कू ये भी नहीं सोचता कि आज मेहनत करूंगा कल खुशी रहेगी, आशा भी खत्म है। इसीलिए तो खेती के प्रति वो क्या हो गया, उदासीन हो गया है, उसको मन भर गया है। ठीक है, वह सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं कि मेहनत करने वाले भूखे मरते हैं। कह रहा कि मेहनत करने वाले भूखे मरते हैं और उनकी मेहनत को जो छीनने वाले मौज करते हैं, उनके पास इसका बना बनाया जवाब भी है। यह सब भाग्य का खेल है। यानी हल्कू क्या मान लिया उसने कह लिया भैया कि मजदूरी करने वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं और जो कुछ नहीं करते हैं मौज उड़ा रहे हैं, ये तो क्या है, सब भाग्य का खेल है, ये भैया सब भगवान की मर्जी है, ये ऐसा हल्कू बोल रहा है। ठीक है, उसके पास कुछ बना बनाया जवाब भी है। वजह जिस स्थिति में वह जी रहा है उसमें वह इससे अधिक ज़्यादा सोच भी नहीं सकता है, लेकिन भाग्य का खेल मानने से शोषण से मुक्ति नहीं मिलती है। अरे भैया सब भाग्य का खेल है, इससे हल्कू को ब्याज देने से और लोन देने से मुक्ति नहीं मिलने वाली, उसका शोषण तो होता ही रहेगा। हाँ, अवश्य यह है कि व्यक्ति नकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर दे, जैसा हल्कू ने सोचता है, जो मुन्नी की बातों में व्यक्त हुआ है। हल्कू का किसानी से विश्वास उठ गया, यानी हल्कू जो किसानी से खेती तो करना ही नहीं चाहता, उसको कोई विश्वास ही नहीं रह गया भाई खेती होती में। ठीक है, इसीलिए बोला गया उदासीन हो गया है। ठीक है, उसको पसंद ही नहीं है। ठीक है, वह अपनी ही आंखों के सामने अपने खेत की उपज नीलगाय द्वारा चरी जा रही है, खा ले रही है, देखते हुए भी चादर लपेट कर ओढ़ लेता है। उसे खेत के नष्ट होने का कोई दुख नहीं है। इस बार प्रसन्न है कि रात में आकर के खेत के लिए सोना तो नहीं पड़ेगा। यह शोषण से उत्पीड़ित किसान की वह मानसिक स्थिति, यानी वह अपने शोषण से इतना परेशान हो गया है, या भैया ब्याज पैसा भरते भरते जो हल्कू है इतना परेशान हो गया है कि अब वह इतना उदासीन हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति हो गई है कि अब खेती करना ही छोड़ देना है, यानी उसको उसमें भविष्य के प्रति कोई आशा बची ही नहीं है। भाग्यवाद ने उसे इस प्रकार निष्क्रिय बना दिया है। सोचता नहीं भाग्य के बाहर भाग्य, भैया वही कह रहा ना कि भाग्यवाद ने उसे इस प्रकार से निष्क्रिय बना दिया है, इनएक्टिव हो गया है कि ऐसे में यह कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि शोषण का चक्र क्यों चलता रहेगा। आप जैसे हल्कू जैसे किसान अपनी उपज की कमाई स्वयं नहीं भोग सकेंगे, वे ऐसे ही दरिद्र का मतलब गरीब, ठीक है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है, ठीक है, दरिद्र और अशिक्षित बने रहेंगे और शोषण और भाग्यवाद को ही पीसते रहेंगे। यानी कह सकते कि भाई जैसे हल्कू जैसे किसान की जो दुर्दशा है ऐसी ही बनी रहेगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर के प्रेमचंद कह सकते हो अपनी कहानी को लिख रहे हैं। प्रेमचंद इन्हीं प्रश्नों का कहानी में कोई उत्तर नहीं देते। नहीं, प्रेमचंद प्रश्न तो बहुत उठाते हैं लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। संभवतः उत्तर की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वह इन प्रश्नों की गंभीरता से इसका उत्तर निहित है। हाँ, एक विकल्प और संकेत अवश्य है, वह है कि किसान से मजदूर बनने का विकल्प। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि भाई किसान जो है अगर काम नहीं हो रहा मजदूर है, डायरेक्ट बन जाओ, मजदूर की विकल्प है। ठीक है, यह विकल्प भी विवशता के कारण सामने आता है क्योंकि प्रेमचंद का आदर्श न होकर के सामाजिक यथार्थ ही एक दृढ़ है। पूर्ण रूप से मजदूर बनकर ही हल्कू शोषण से यानी करें कि हल्कू का जो शोषण हो रहा है और जो इतना प्रकार से उसका दबाव, जो प्रेशर है, जो बेचारा परेशान है, वह सिर्फ उसका एक ही रास्ता है कि वह मजदूर बन जाए। ठीक है, मजदूर बनकर के ही उसे इस उत्पीड़न से, शोषण से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, हो जाएगा। ऐसी गलतफहमी प्रेमचंद को नहीं है। ठीक है, देखिएगा प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर कई उपन्यास लिखे और कहानियां लिखी हैं। उन्होंने किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं में लिखा। अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद ने सिर्फ यही नहीं पूछ की रात है बल्कि और भी बहुत सारी उनकी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने किसानों की बात की है, फार्मर की बात की है। किसानों की बात हमेशा नहीं, हमेशा प्रेमचंद की कोई भी कहानी पढ़ोगे, कोई भी रचना उपन्यास पढ़ोगे तो हमेशा वह सामाजिक जो समस्या रहे उन पर हो ज़्यादातर लिखते रहें। इन रचनाओं में उनकी सहानुभूति गरीब और मेहनत के, यानी प्रेमचंद पूरी तरीके से प्रेमचंद की पूरी भाई सहानुभूति है।
यानी उनके साथ उनका दुख दर्द है किसानों के साथ, किंतु साथ ही वह किसानों के जीवन में व्याप्त नकारात्मक पक्षों को बताते हैं। किसान जिस प्रकार से नकारात्मक हो गया है या नेगेटिविटी किसान बहुत बढ़ गई उसको भी बताते हैं, ठीक है, उजागर करते हैं। आरंभ में प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कोई ना कोई आदर्शवादी हल प्रस्तुत करते थे, लेकिन बाद में आदर्शवादी का स्थान यथार्थ। पहले प्रेमचंद भाई शुरू में जब लेखक बने थे, इनकी शुरुआती कहानी में बड़ी आदर्शवादी कहानी होती थी, फलाना बहुत आदर्शवादी है, किसी वही दानवीर की कहानी लिख रहे हैं, किसी की राजा की कहानी लिखते थे। लेकिन बाद में जब इन कहानियों से आगे आगे जैसे चलते गए तब उन्होंने आदर्श यानी यथार्थवादी कहानियाँ, तभी तो जा करके इतने बड़े कथाकार बनते हैं, कहानीकार बनते हैं, ठीक है। यानी इनकी कहानियों ने आदर्शवादी कहानी, यानी इन्होंने सच्चाई जो थी समाज में, जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, जो यथार्थ था, उसको इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाने का प्रयास किया। वह मानने लगे हैं कि किसी समस्या का कोई कृत्रिम का मतलब कोई बनावटी या कुछ समय के लिए कोई ऐसा हल नहीं है, जो बजाय उसकी पूरी तीव्रता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए पर्याप्त है। यह कहानी इसी दृष्टि से यानी प्रेमचंद अगर देखोगे तो कहानी को लिखते हैं कि भाई किसी भी अगर किसानों की समस्या है वह छोटी समस्या नहीं है, इसके लिए एक अच्छा समाधान करना पड़ेगा, ठीक है, और ये बहुत आसानी से हल होने वाली समस्या नहीं। इस कारण से कह सकते हो कि इस कहानी को प्रेमचंद लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे शीर्षक की उपयुक्तता क्या है, जो शीर्षक इन्होंने दिया है, जो उसका शीर्षक है पूस की रात, देखेगा। कहानी का शीर्षक कहानी के मूल प्रतिपाद और कथ्य को और चरित्र को व्यक्त करने वाला है। यानी कहानी का जो शीर्षक है और जो प्रतिपाद है वो कहानी का जो कैरेक्टर है या जो चरित्र है उसको बताता है। इस कहानी का कथ्य का मुख्य भाग पौष की एक रात्रि है, यानी पौष का जो महीना उसकी एक रात को बताया गया है। कहानी का आरंभ उस कंबल की से चर्चा से होता है जिसे खरीदने के लिए हल्कू ने बड़ी मुश्किल से, नहीं वहीं तो कहानी शुरू होती ना, जब हल्कू ने मेहनत मजदूरी करके 3 रुपए इकट्ठा किए, वहीं से कहानी शुरू होती है। 3 रुपए उसने बचाए, किंतु वह रुपए उसे महाजन यानी साहूकार को देने पड़ते हैं, जिससे उसने ब्याज लेकर के या लोन लेकर के खेती करा। कंबल ना खरीद पाने के कारण पूस की रात में पुरानी चादर ओढ़ करके खेत पर जाना पड़ता है। यानी हल्कू ने जो 3 रुपए इकट्ठा किए थे उसको भी साहना को दे देता है और चादर लपेट करके खेत पर जाना पड़ता है। शेष कहानी खेत पर उसी रात में होती है, यानी पूरी कहानी जो है वह पूस की रात जो कहानी है वह उस रात की कहानी है, नाइट की स्टोरी है, जो पूस का महीना था। पूस की यह रात ठंडी है, यानी पूस की रात कैसी है, ठंडी है। यह रात प्रतीकात्मक भी है, किसान के जीवन की अंधेरी की तरह यह अंधेरी रात है, यानी पूस की रात जो अंधेरी रात होती है, ठीक है भाई, ठीक है। देखिए आशा का अलाव कब बुझ चुका है, यानी आशा का अलाव कब बुझ चुका है, ऐसी सक्रियता भी आँच नहीं बची है। परिणामतः खेत यानी जीवन की फसल यानी नीलगाय, यानी कहते हैं उसका जो जीवन है उसका एक शोषक खा जाती है, यानी जैसे जिस प्रकार से उसके खेत को नीलगाय ने खा लिया, उसीलिए उसकी लाइफ को शोषण ने खा लिया है, ठीक है। लेकिन वह भाग्य के चक्र में बंधा हुआ बैठा है। पूस की रात निराशा और अंधकार की ऐसी रात है, यानी पूस की रात जो है निराशा यानी और अंधकार की ऐसी रात है जिससे यह शीर्षक पूरी तरीके से व्यक्त होता है। यानी प्रेमचंद ने जो शीर्षक दिया है ये पूरी तरीके से सही है, यानी जिस प्रकार से पूस की रात काली रात होती है, उसी प्रकार से अगर देखो तो हल्कू के जीवन में भी अंधकार और कालापन छाया हुआ है, जो निराशा और अंधकार से हमें रिफ्लेक्ट होता पता चलता है। इसलिए कहानी का जो शीर्षक है वह पूरी तरीके से क्या कह सकते हो भैया, हमें सटीक लगता है या कह सकते हो कि हमें सही नज़र आता है। इसका जो प्रेमचंद ने अपने इसका जो शीर्षक दिया है उसी के साथ अगर देखोगे तो एक कहानी जो आपकी है समाप्त हो गई। 9.7 जो देखोगे इसका सारांश आ गया है, ठीक है। और दोनों चैप्टर नंबर 8, ठीक है, बताया अभी आपको पहले, और चैप्टर नंबर 9 की जो वीडियो चैप्टर नंबर 9 जो बता रहा हूँ, तो दोनों चैप्टर को अगर आप लगातार देखोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इस कहानी में है क्या, आखिर स्टोरी में क्या चीज़ बताई गई, और आपको पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसी के साथ आपका ये जो चैप्टर होगा लगभग चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे यहाँ पर सारांश में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।